शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस हिस्से में अभी हमें वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछली कई क्लासेस में हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट टाइप के हमने हार्मोन्स को देखा। हमने देखा कि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलते हैं, पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको जो बता रहा हूं आपसे पूछ भी रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला भाग होता है वहां से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आपको बताना है। ठीक है ना, क्लियर। फिर हमने पढ़ा देखा बेटा, हमने पीनियल ग्लैंड को देखा, हमने जो है वो इसके बाद जो है हमने जो है वो किसको, थायराइड को देखा, हमने पैराथायराइड को देखा, हमने थाइमस को देखा। हमने थाइमस के बाद क्या देखा बेटा, हमने थाइमस के बाद हमने देखा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड्स को देखा हमने। ठीक है, कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या होते हैं, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन क्या होते हैं। चलिए फटाफट लिख भेजिए मुझे कमेंट में, मुझे लिख भेजिए कि हार्मोन्स के नाम बताइए, उन हार्मोन्स के नाम बताइए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, उन हार्मोन के नाम बताइए जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी अलग अलग लेयर होती है, तो यदि बेहतर होगा यदि आपको याद है तो बताइएगा कि कौन सी लेयर से कौन सा हार्मोन निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद क्या देखा बेटा, हमने जो है वो देखा कि जो है वो पेंक्रियास के बारे में बात किया, हमने एंडोक्राइन पार्ट के बारे में हमने बात किया। तो एक काम करता हूं मैं आपसे आगे क्वेश्चन करता हूं आपसे मैं, कि आप मुझे बताएंगे कि ये जो लेवलिंग दे रहा हूं मैं आपको, कि आपको मैं लेवलिंग दे रहा हूं तो आपको हार्मोन्स के नाम बताने हैं। ठीक है, नंबर 1 अल्फा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, डेल्टा सेल से क्या निकलता है और एफ सेल से क्या निकलता है। चारों के हार्मोन के नाम बताइएगा आपके। हम देख रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को देख रहे हैं, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मेनली मुख्य रूप से अल्फा और बीटा सेल हमको देखने मिलती हैं, लेकिन डेल्टा और एफ सेल भी वहां पाई जाती हैं। और मैंने आपको चारों के बारे में बताया हुआ है बेटा, तो आप बताएंगे मुझे कि कौन से हार्मोन जो है वो अल्फा सेल से निकलता है, कौन सा बीटा सेल से निकलता है। मुझे मालूम है बीटा सेल का झट से बोल दिया आपने, ठीक है, लेकिन लिख के मुझे कमेंट में भेजिए कि अल्फा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, डेल्टा सेल से क्या निकलता है और एफ सेल से क्या निकलता है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को देखा था, हमने देखा था कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी मेंटेन रखती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब आप खाना खा चुके होते हैं, फेड स्टेट में होते हैं, तो इंसुलिन डोमिनेट्स करता है, जब आप फास्टिंग की स्टेट में होते हैं तो उस समय ग्लूकेगॉन डोमिनेट करता है। ठीक है, फिर हमने बात किया था बेटा ग्लूट रिसेप्टर के बारे में, हमने बात किया था ग्लूट रिसेप्टर के बारे में, जो कि वास्तव में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ग्लूट 1 2 3 एंड 4 कि इसमें से कौन सा ऐसा है, ग्लूट 1 2 ग्लूट 2 ग्लूट 3 ग्लूट 4 में से कौन सा ऐसा है जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज के अपटेक के लिए, बताइएगा मुझे आप। ठीक है, फिर आप बताएंगे मुझे ये जो एक हमने 1 2 डायग्राम नंबर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि ए बी सी के क्या है, और एक लेवलिंग में और कर रहा हूं डी के, एक लेवलिंग में और कर रहा हूं, ये है लेवलिंग डी। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है, रिकॉल कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ बेटा, रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो अभी तक हम एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या देख चुके, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ लिया हमने, पीनियल ग्लैंड को भी देख लिया हमने, थाइमस को भी देख लिया हमने, थायराइड को भी देख लिया हमने, पैराथायराइड को भी देख लिया हमने, पेंक्रियास को भी देख लिया हमने, एड्रिनल ग्लैंड को भी देख लिया हमने। अब क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास बचा है ओवरी, टेस्टिकल्स एंड प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर? चलिए, इतना हम जानते हैं कि अभी हमें बात करना है जो है उन हार्मोन्स के बारे में जिनको हम बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, हम जिनको हम कह सकते हैं, जिनको हम सेक्स हार्मोन्स
कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो फीमेल के अंदर है, फीमेल में जो हार्मोन है मेनली वो ईस्ट्रोजन है, और जो मेल में है वो क्या है बेटा, वो टेस्टोस्टेरोन के। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। याद रखना जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, और टेस्टिस जो होता है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, टेस्टिस एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। टेस्टिस के अंदर मिलने वाली लीडिक सेल जो है वो एंड्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं, जबकि ओवरी के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। हमने ये दोनों बातों को अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने इन एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताया भी था, ठीक है। देखिए अभी हम यदि पूरे हार्मोन्स को समझे यहां पे, तो एक पूरा का पूरा हमारे दिमाग में एक इमेज रहना चाहिए कि हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला। याद करो कि हाइपोथैलेमस से शुरुआत हुई थी, हाइपोथैलेमस ने निकाला था गोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद है आपको कि हाइपोथैलेमस ने गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग में गया, जो एंटी पिट्यूटरी में गया के, और उसके प्रभाव में एंटर पिट्यूटरी ने क्या किया, एलएच को निकाला और एफएसएच को निकाला। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिजाइंग हार्मोन, एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको निकाला के। तो एलएच और एफएसएच क्या है, ये वो हार्मोन थे जो वास्तव में पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले भाग से निकले थे, जो ओवरी पे जाकर काम करते हैं और टेस्टिकल्स पे जाकर जो काम करते हैं, यानी ये मेल टेस्टिस पे जाके काम करेंगे और फीमेल ओवरीज पे जाके काम करेंगे, के। जब ये टेस्टिस पे काम करेंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे, के। जब ये ओवरी पे काम करेंगे तब ये ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे, के। क्लियर। और जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा एक लेवल से ऊपर बढ़ने लगेगी तो ये नेगेटिवली इनहिबिट के, ये फीडबैक कंट्रोल करेगी किसका बेटा, एंटर पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस काट के। मतलब ये है कि पहले तो गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसको निकला हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से में गया, वहां से एलएच और एफएसएच निकला। एलएच और एफएसएच ने जाके क्या किया, उसने टेस्टिकल्स पे जाके काम किया और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज किया। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस कर दिया, हाइपोथैलेमस को सप्रेस कर दिया। ऐसे ये होता है फीडबैक कंट्रोल, ये होता है क्या, इसे बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल कहते हैं इसको, ठीक है। सेम विद दी फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन भी इसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए फर्क इतना सा है कि मेल में जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में जो हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। क्लियर। चलिए पहले बात करते हैं हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, इसके मेल सेक्स हार्मोन की बात करते हैं उनके। तो देखिए मेल सेक्स ऑर्गन, यदि मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या होता है, वो होते हैं टेस्टिकल्स होते हैं, और टेस्टिकल कहां मिलते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अब स्क्रोटम क्या होता है, टेस्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर मैंने आपसे कहा था बेटा कि रेटिटेस्टिस क्या होता है, ठीक है। वास डिफरेंशिया क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको जो है वो एपिडिडाइमिस क्या होता है, सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, के। तो अभी हम जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट पर बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल और केवल एंडोक्राइन एस्पेक्ट ऑफ टेस्टिस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे टेस्टिस के एंडोक्राइन एस्पेक्ट में बात करेंगे हम, ठीक है। बताइए, चलिए आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि व्हाट इज दिस, मैंने इस प्रोसीजर का नाम क्या, नेम ऑफ प्रोसीजर, कि इस प्रोसीजर का नाम क्या है, ठीक है। इस प्रोसीजर का नाम क्या है आप बताएंगे मुझे, के। यहां पे क्या किया हमने, वास डिफरेंस को कट करके सील कर दिया इसको हमने पे, के। बताइए ये प्रोसीजर का नाम बताइए और पर्पस बताइए, इसका पर्पस बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले हिस्से से क्वेश्चन किया मैंने आपको ऑलरेडी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, याद है आपको, पढ़ाया हुआ मैंने आपको, के। अच्छा इमेज को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस इमेज में हम किस प्रोसीजर को देख रहे हैं और इस प्रोसीजर का पर्पस क्या है, ठीक है। अभी हमने केवल आपसे क्वेश्चन किया है ये, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे टेस्टिस के एंडोक्राइन एस्पेक्ट की बात करेंगे यहां पे हम, ठीक है ना। तो देखो ये कार्पस एपिडाइमिस के, ये सब हमने, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमने टेस्टिकल्स का अच्छे से पढ़ा हुआ है, कि हमको जो मतलब है कि एक टेस्टिकल के अंदर कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, उनके अंदर सेमिनिफरस डक्ट होती है, और सेमिनिफरस डक्ट के बीच में क्या होती है, लीडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल देखने मिलती है, और वो लीडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है। ये हमारे काम की चीज है, ठीक है, जो हमें इस केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में देखना है हमको, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं
कि टेस्टिकल्स के अंदर देखा हमने जाके कि टेस्टिस में क्या है, तो हमने देखा टेस्टिस के अंदर कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहे हैं और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, जगह होती है और वहां पर आपको कुछ सेल्स देखने मिलती है, उनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, उनको लीडिक सेल्स कहते हैं। और इसीलिए लीडिक सेल जो होती है वो जब वो एफएसएस के इफेक्ट से, वो एलएच और एफएसएस के इफेक्ट से एक्टिवेट होती हैं तो वो एंड्रोजन्स को वो रिलीज करती हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक ऑफ मेल इंडिविजुअल के, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस चीज, दिस थिंग के, ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग के, तो बताइएगा बजट के एडवांटेज क्या है इस काट के, वाई टेस्टिकल्स प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक, ये आप मुझे बताएंगे। के देखो एक चीज को मैं एक बार पढ़ा चुका हूं तो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, अब आप भी बताएंगे। यू शुड पार्टिसिपेट इक्वली, क्लास में अटेंटिव रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए। बताइए मुझे आप कि स्क्रोटम जो है उसमें टेस्टिकल्स जो है वो क्यों होते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो आपका टेस्टिकल्स का टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस, 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल्स जो है वो पाए जाते हैं, जो बॉडी से बाहर की तरफ उभरा हुआ हमको दिखाई पड़ता है थैली के समान। ठीक है, टेस्टिस परफॉर्म ड्यूल फंक्शन, टेस्टिस ड्यूल फंक्शन करता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा, इसका मतलब होता है दे गिव राइज टू स्पर्म, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जो ओवम का प्रोडक्शन करेगा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो। ठीक है, तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। इसके अलावा ये एंडोक्राइन ग्लैंड के समान फंक्शन भी करते हैं, बिकॉज दे गिव राइज टू एंड्रोजन, ये एंड्रोजन को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए ये एंडोक्राइन के समान भी फंक्शन करते हैं। क्लियर? द टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू के। टेस्टिस जो होता है उसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं और उसके बीच में हम देखते हैं कि जो एक हमें खाली जगह दिखाई पड़ती है, जो गैप दो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह होती है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पर इंटरस्टिशियल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है जिसमें इंटरस्टिशियल सेल होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, ये चैप्टर जो है वो 11th क्लास एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा लिखा हुआ है सब कुछ उसमें। और इसका जो डिटेल है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वो 12th क्लास एनसीईआरटी में है। तो यदि हम इसको सीक्वेंस को दी, जैसे देखो मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं क्लास में, इट्स लाइक ए जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन है, इट्स ए प्रॉपर कोचिंग क्लास के। ये सिंपल, मैंने आपसे कहा ना कि ये किसी भी कोचिंग क्लास जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है उससे किसी भी सूरत में कम नहीं है, उसके इक्विवेलेंट, उससे फॉर बेटर ही निकलेगा आपका। ठीक है, तो अभी बायोमेंटर्स में क्या है, हम जो क्रम फॉलो कर रहे हैं, जो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आए। लेकिन यदि एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी में इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, अब जिस बच्चे ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो उसको समझने में दिक्कत जाएगी, ये तो है ना। तो इसीलिए हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले कर लिया था कवर। टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर कई सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, उनके बीच में खाली दो ट्यूब्यूल के बीच में जगह होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पर इंटरस्टिशियल टिश्यू एंड स्ट्रोमल टिश्यू पाया जाता है और उसमें इंटरस्टिशियल सेल होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लीडिक सेल्स कहते हैं या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, which are present in the intertubular spaces के। देखो इंटर मतलब दो के बीच में, याद रखना वर्ड के, इंटर मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर के। बायोलॉजी में ये वर्ड भूलना नहीं है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा मतलब अंदर और इंटर मतलब दो के बीच में, दो ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस ए ग्रुप ऑफ हार्मोन, ये हार्मोन का एक समूह उत्पन्न करती हैं जिसे हम मेनली क्या बोलते हैं, जिन्हें हम जो एंड्रोजन्स होते हैं, और मेनली इसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन भी कई वैरायटी के, कई टाइप के होते हैं और इसके पूरे ग्रुप को मिलाकर हम एंड्रोजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं टेस्ट को, हम एंड्रोजन्स कहते हैं। के द एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट and maturation and function of a male accessory sex organ like epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland and urethra के। याद रखिएगा पूरा का पूरा
पूरा का पूरा मेल डेवलपमेंट के पूरा का पूरा मेल डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पर बेटा, टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करता है। यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, वो तो टेस्टिस है। टेस्टिस से एंड्रोजन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, उसके बाद क्या होगा, फिर बाकी स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे के, जैसे कि मैंने कहा एपिडिडाइमिस डेवलप करेगा, वॉस डिफरेंस डेवलप करेगा, फंक्शन करेगा पापड़ के, यानी इनका मैच्योरेशन होगा और ये डेवलप करेंगे, मैच्योर होंगे और प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएंगे। यदि एंड्रोजन का लेवल कम होगा तो ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे। क्लियर? फिर दिस हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ये हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए लड़के जो होते हैं, बॉयज जो होते हैं, जनरली आप देखेंगे कि जैसे वो 8th 9th 10th में होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि लड़कों में यदि हम देखें, बात करें कि जैसे जो है वो 14-15 ईयर के होते हैं तो एकदम तेजी से ग्रो करना शुरू करते हैं। और लड़के 14, 15, 16 साल की उम्र में जो है तेजी से ग्रो करना शुरू करते हैं और उनकी अचानक से हाइट भी बढ़ने लगती है। ठीक है, आवाज मोटी होने लगती है उनकी के, और जो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं बियर्ड आना, वो भी आने लगता है। के एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं के, और थोड़ा सा जो है वो मस्कुलर बॉडी होने लगती है, क्योंकि जो है उस समय एंड्रोजन अपने पीक लेवल पर होता है। ठीक है, देखिए ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस के, याद रखिए ये सब एंड ने जो एग्रेसिव बिहेवियर है आदमी का जो एग्रेसिव बिहेवियर है ना, उसके पीछे भी एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड्रोजन का लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखना जो सबसे अधिक एग्रेसिवली जो लोग होते हैं वो होते हैं 18, 20, 22 साल के लड़के जो होते हैं, दे आर मोर एग्रेसिव के, कि वो लड़ने के लिए तैयार हर चीज के लिए के। अभी आप कोर कर रहा हूं, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी मैं देख रहा हूं कि मोस्ट ऑफ दी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखे जाए, यदि आप पिछले जो है वो कुछ वर्षों में इंडिया में जो भी घटनाएं घटी हैं इस तरह की, उनमें जो सबसे भयंकर घटनाएं घटी हैं उनमें आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल जो हैं वो 18, 20, 21, 22 इस उम्र के हैं, उठके इस रेंज में। ये नहीं बोलता हूं मैं कि हर आदमी जो 18 साल से 22 साल के बीच का है वो क्रिमिनल बन जाएगा, नहीं। एक्चुअली में कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई होती है, जो समाज से तिरस्कार किए गए लोग होते हैं, जिनके मन में सोसाइटी के प्रति एक घाव होता है, या जो जिनका जो इंटरेक्शन है वो हमेशा ऐसा हुआ है जिसने उनको क्राइम की तरफ जो है वो प्रमोट किया है। तो वैसी कंडीशन में आप देखेंगे कि वो लोग जो है वो एंड्रोजन का हायर लेवल होता है तो वो सही डिसाइड नहीं कर पाते, उनके एग्रेसिव बिहेवियर में होते हैं, दे आर मोर वायलेंट, मोर एग्रेसिव। तभी तो कहते हैं ना कि जो यूथ है, यूथ के पास बहुत सारी एनर्जी होती है। युवा जैसे जो आप लोगों की एज है, इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। इस एनर्जी को यदि सही दिशा में लगा दिया ना आपने, तो आप मुझसे, मेरे से आगे जैसे बड़े उम्र के लोग, कई लोगों से आप बेहतर काम कर जाएंगे, आप यू आर द बेस्ट। ठीक है, लेकिन वो एनर्जी का सही दिशा में जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा है, ऊर्जा जो है यदि सही से इस्तेमाल नहीं होगी तो वो आग लगा देगी, और सही से इस्तेमाल होगी तो कुछ क्रिएट कर डालेगी। वो वही नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे बम बनाकर आप जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एक हिस्सा खत्म कर दें आप, वही न्यूक्लियर एनर्जी, उससे आप बिजली पैदा कर दें आप, और सदियों तक बिजली चलती रहे, सेम एनर्जी। ऐसे ही हमारे अंदर होता है। तो ध्यान से बात सुनिएगा कि जो एंड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर, एग्रेसिवनेस, ठीक, इसके लिए रिस्पॉन्स के। फिर आवाज का भारी होना, आवाज का मोटा हो जाना, के जिसको आप देखेंगे 10th क्लास में जब आप रहे होंगे तब अचानक से अब वॉइस बदला होगा तो घर में छोटा भाई बहन चढ़ाने लगता है कि देखो इसकी आवाज तो कौवे की जैसे हो गई है। छोटे भाई बहन सबसे पहले जज करते हैं और झट से बोलना शुरू करते हैं, उनके वॉइस बदल जाती है आपकी। फिर चेहरे पर बाल आने लगते हैं, फेशियल हेयर आने लगते हैं, एक्सिलरी हेयर आने लगते हैं, मस्कुलर ग्रोथ होने लगता है। एंड्रोजन प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस के, याद रखिएगा एंड्रोजन जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं स्पर्म के निर्माण के लिए के। तो एंड्रोजन प्लेज ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और इसमें जो है वो एंड्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ये तो मेल सेक्स हार्मोन है, सब सारा मेल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम
एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो बोलते हैं इसको। कि लिबिडो का मतलब होता है कि मेल की अट्रैक्शन, यानी एक जो है वो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन का होना, फीमेल के प्रति जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, सेक्सुअल एक्ट की फीलिंग का डेवलप होना, दिस इज कॉल्ड लिबिडो। के तो जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल बिहेवियर है, वो भी डेवलप होने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। इसलिए जो है इस उम्र में अट्रैक्शन का होना, व्यक्ति के प्रति जो है वो मेल फीमेल के बीच अट्रैक्शन होना, वो भी कॉमन चीज होती है। दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के। तो ये जो हार्मोन होते हैं, ये ये जो है वो एनाबॉलिक इफेक्ट जो है होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इफेक्ट कहते हैं, कि बॉडी में जो है वो मसल्स क्यों बनने लगते हैं, क्योंकि बॉडी प्रोटीन का बेहतर इस्तेमाल करने लगती है इसके। तो कुल मिलाकर जो है मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होने लगते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंड्रोजन। क्लियर? देखिए अब देखो, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक वेरी वेल कंट्रोल्ड के, वेरी वेल कंट्रोल। ऐसा ना हो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक लेवल से ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक बॉडी में एक लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। कि देखिए हाइपोथैलेमस से क्या निकला, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक चार्ट के। हाइपोथैलेमस से निकला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। कहां काम किया इसने एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया इसने। वहां से क्या निकला, एफएसएच निकला और एलएच निकला। ठीक है, ल्यूटिजाइंग हार्मोन ने किस पर काम किया, ल्यूटिजाइंग हार्मोन ने जो है वो किस पे काम किया बेटा, इसने काम किया लीडिक सेल्स पे के। और लीडिक सेल्स पे काम किया तो लीडिक सेल्स ने क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया के। अब लीडिक सेल्स क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, इसलिए कई बार इसको इंटरस्टिशियल जो है इसको बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल को प्रमोट करने वाला हार्मोन भी कहते हैं एलएच को हम के। ठीक है, तो हमने क्या बोला बेटा कि जो है वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आई जो है इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ICSH भी कहते हैं इसको हम के। तो जो LH है ल्यूटिजाइंग हार्मोन, उसने इंटरस्टिशियल सेल्स जो लीडिक सेल्स थी उनको उसने एक्टिवेट किया, उसने टेस्टोस्टेरोन को बनाया के। और इस टेस्टोस्टेरोन ने क्या काम किया, इसने जो है वो स्पर्म के बनने को उसने प्रमोट किया के। क्लियर? जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगा तो उसने नेगेटिव फीडबैक किया, इसने एंटर पिट्यूटरी को जो है वो उसने जो कंट्रोल किया कि भाई कम LH को रिलीज करो, ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ चुका है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ये फीडबैक कंट्रोल करेगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करेगा और जो है एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करेगा, हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेगा और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो वापस से नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। ऐसा कब होगा, जब एक लेवल के ऊपर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, तब ऐसा होने लगता है कि अब कुछ लोग ध्यान समझ, कुछ लोगों का बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव होता है, कुछ लोग जो है वो बड़े एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं, दे आर हैविंग वेरी वेरी एग्रेसिव बिहेवियर, क्योंकि उनका ये जो फीडबैक सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है कि दैट्स व्हाई दे हैव मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरोन लेवल के। तो इसलिए आप पाएंगे कि एक चाइना में एक रिसर्च हुआ, चाइना में एक स्टडी हुआ कि वहां पे भी जो इस तरह के क्रिमिनल्स थे उनका उन्होंने टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया, उन्होंने पाया कि जो क्रिमिनल्स particularly who are involved crime against the women, ऐसे क्रिमिनल जो महिलाओं के प्रति अपराध में इन्वॉल्व थे, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक किया गया। मालूम चला कि सामान्य मेल की तुलना में 5 टाइम या 7 टाइम अधिक था। ऐसे क्रिमिनल उन्होंने पता किए चाइना के अंदर, जिनका जो है जो कई बड़े सीरियस टाइप के अपराध में, जो वायलेंस में इन्वॉल्व थे, उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है नॉर्मल व्यक्ति से 4 से 5 गुना अधिक पाया गया। ठीक है, तो चाइना में उन्होंने कहा कि भाई इनके अंदर जो है वो रिसर्च में मालूम चला कि इनके अंदर जो है ये जो फीडबैक कंट्रोल है ये गड़बड़ है इनके अंदर, इसलिए जो है इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल सामान्य व्यक्ति से 4 से 5 गुना अधिक है। दैट्स व्हाई दे आर मोर एग्रेसिव एंड मोर सेक्सुअली परवर्टेड के वैसे व्यक्ति होते हो। चाइना में सिंपल सा इलाज है उसका, वो क्या करते हैं, वो रिमूव द टेस्टिकल्स के ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है ना, मतलब ये है कि टेस्टिकल्स का रिमूवल का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के टेस्टिकल्स को रिमूव कर दिया है तो एंड्रोजन का बनना बंद हो जाएगा, एंड्रोजन का बनना बंद हो जाएगा तो मेल सेक्स हार्मोन जो है वो बॉडी में नहीं बन पाएगा। हालांकि सर्टेन मेल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए एडल्ट कॉर्टेक्स जो है वो मेल हार्मोन के समान हार्मोन को जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, ये तरीका है। तो वहां पे इस तरह का प्रोसीजर है। हमारे यहाँ पे जो है वो तमाम, जैसे आप देखेंगे जितने जब भी कभी होता है तो हम लोग सब मोमबत्ती उठा लेते हैं, मोमबत्ती उठाकर फिर जो है हम लोग जो है वो मार्च पास करते हैं, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की। गवर्नमेंट भी वादा करती है कि हाँ हम जो है सख्त सजा देंगे ऐसे क्रिमिनल्स को, लेकिन फाइनली होता क्या है वो हम सब जानते हैं। कोर्ट में मुकदमा चलता है, सालों तक मुकदमा चलता है। मैं कहता हूं कि मेडिकली वी शुड इन्वेस्टिगेट मेडिकली एंड मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए उनको, ऐसे लोगों को।
चलिए छोड़ते हैं, सोशल इश्यूज पर बात नहीं करते हैं, हम वापस से लौट के अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि लीडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है और अपने खुद के लेवल कंट्रोल करता है। फिर जो एफएसएच होता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो सर्टोली सेल पे काम करता है। अब ये सर्टोली सेल क्या होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है उनके उनसे लगी हुई सर्टोली सेल होती है, और सर्टोली सेल में ही स्पर्म अपने आप को पूरी तरीके से मैच्योर कर पाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कहां पर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ हमने के। तो सर्टोली सेल से में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने के लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, वो एफएसएच के थ्रू जो है रिलीज होते हैं। तो सर्टोली सेल स्पर्म के निर्माण को, स्पर्म के मैच्योरेशन को बढ़ावा देती है। इसके अलावा सर्टोली सेल जब एक लेवल से ऊपर स्टिमुलेट होने लगती है तो वो इनिबिन नाम का केमिकल रिलीज करती है। याद रखना है, वो इनिबिन नाम का केमिकल रिलीज करती है और ये इनिबिन भी नेगेटिव फीडबैक में रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हमने देखा है कि हाउ द फीडबैक सिस्टम, एंड्रोजन का फीडबैक सिस्टम कैसे काम करता है उसको हमने देखा यहां पे। ठीक है, क्लियर। तो किस प्रकार से काम दिखे और बेहतर फ्लो चार्ट दिखाया मैंने आपको कि कैसे जो है वो एंड्रोजन का पूरा फीडबैक सिस्टम जो है वो काम करता है। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, अब टेस्टोस्टेरोन के लेवल का क्या फर्क पड़ता है, देखिए यदि आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका लो और हाई, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल पे क्या फर्क पड़ता है एक मेल बॉडी में। कभी गौर कीजिएगा, जो कई टीनेजर्स होते हैं, कई 18 15 16 17 साल के लड़के ऐसे होते हैं जो सडनली काफी मोटे, काफी ओबेज होने लगते हैं। मतलब दे बिकम मोर ओबेज, जबकि उनका डाइट उतना नहीं है। आप सोचे कि आप बोले कि हर आदमी जंक फूड ही खा रहा है तो ही वो ओबेसिटी का, नहीं, कुछ लोग नॉर्मल डाइट खाते हैं तब भी वो ग्रोइंग एज में ओबेज आते हैं। तो वैसे में सबसे बेहतर तरीका होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल की जांच कर लें आपके। देयर में भी पॉसिबिलिटी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से काफी कम हो, इसलिए जो है ये ओबेसिटी हो रहा है, बॉडी में फैट इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ग्रोइंग जो मेल होता है वो जब 15 16 17 18 साल 19 साल की उम्र में होता है तो वो जनरली थिन बॉडी रहेगा, उसके बॉडी में फैट जमा कम होगा। देखिए लो टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है कि जो है मेंटल फॉगीनेस का मतलब है कि कोई डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है। जैसे होता ना कि हम कहते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। इसका मतलब ऐसे आदमी का एंड्रोजन लेवल ज्यादा है, ज्यादा मतलब नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा तो कई बार मैं भी बोलता हूं मतलब नॉर्मल है कि एक जो है मेल की सबसे बड़ी, आपको बताओ एक आदमी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या मानते हैं एक व्यक्ति, एक वे जो है वो एक जेंटलमैन में क्या चीज होती है, एक आदर्श व्यक्ति जो होता है उसमें क्या चीज होना चाहिए। खूब सारा पैसा सेकेंडरी चीज है, खूब सारा नाम सेकेंडरी चीज है, एकेडमिक अचीवमेंट सेकेंडरी चीज है, रिलायबल, भरोसेमंद, एक बार जो कह दिया किसी को, जो बात कह दी है तो बात खाली नहीं जाना चाहिए। एक बार यदि मैंने कह दिया है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और मेरे होते आपको कुछ नहीं हो सकता है, मैं यहां पर हूं, मतलब दिस इज द मैन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द जेंटलमैन्स कैरेक्टरिस्टिक कि पीपल शुड रिलाई ऑन यू। जानवर में हमें कुछ तो फर्क होगा ना, कि हमें फर्क यह है कि हम जो है हमने जो एक बार जो कह दिया है, जो सोच लिया हमने वो हम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हम एक सभ्य समाज में रहते हैं जहां पर हमको जो कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं इसका बड़ा फर्क पड़ता है। क्लियर। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो मेंटल फॉगिनेस इन लोगों को होता है, मतलब वो कुछ डिसाइड कि अभी उनको लगता है मुझे जिंदगी में ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए, ऐसा वैसा के, ये मेंटल फॉगिनेस है कि कुछ भी सामने धुंधला है सब कुछ, कोई सामने इमेज नहीं दिखाई पड़े, करना क्या है मेरे को। कि जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है दैट आल्सो इन्वॉल्व इन दी क्लियर थिंकिंग, सीएनएस को अफेक्ट करता है कि मुझे करना क्या है। इंक्रीज मसल मास के, जिस आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल हायर साइड होगा वो एनर्जेटिक फील करेगा के, और इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लोअर साइड रहेगा वो जनरली हमेशा थकान फील करेगा, हमेशा आलस से करेगा उठ के, उसको कई सारे डिप्रेशन इश्यूज भी होंगे उसको उठ के, और उसका जनरली जो है वो वैली फैट है ना, वैली फैट जो है वो निकलने लगेगा बैठ के, मतलब पेट पे जो है फैट जमा होने लगेगा उसका उठ के। और यदि हम देखें कि इसके अलावा लो सेक्सुअल ड्राइव रहेगा व्यक्ति को के, इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा उसको के, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाएगा के, जबकि जो एक नॉर्मल ऑप्टिमल टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा ना तो व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग बोन्स रहेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी उसको के। याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन काफी हद तक सेक्सुअल बिहेवियर को भी जो है वो प्रभावित करता है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल में व्यक्ति संतुलित सेक्सुअल बिहेवियर करता है। ठीक है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द संतुलित सेक्सुअल बिहेवियर की बात करूं मैं आपसे बैलेंस सेक्सुअल बिहेवियर की बात करूं, मतलब द मेल कैन फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फीमेल इन नॉर्मल वे, के ये परवर्टेड वे नहीं है, के नॉर्मल वे जो कि सामान्य है, क्योंकि ये सब कुछ जो है मैंने आपसे कहा कि ये प्रकृति में सब कुछ नेचुरली जो है वो क्रिएट किया गया है पूरा। ठीक, चलिए, तो ये दिस इज दी टेस्टोस्टेरोन के हम देख रहे हैं कि C19 H28 O2 के, याद रखना है इसको, केमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल में, केमिस्ट्री में ये आ सकता है स्ट्रक्चर और नाम, बायोलॉजी के अंदर तो नहीं आएगा इसके, पर बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं चीज को। ठीक है, क्लियर। फिर आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल पता करना है तो सिंपल सा टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से आपको ये चीजें मालूम चल सकती है। आप के याद रखिएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का लेवल व्यक्ति में कम होने लगता है। कि हम ऐसा मानते हैं कि 25 साल 25 ईयर की एज में टेस्टोस्टेरोन जो है मैक्सिमम पीक लेवल पे होता है। कि उसके बाद पर ईयर 1.25% जो है पर ईयर के हिसाब से ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो गिरने लगता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जो 60 इयर्स के जो लोग होते हैं, 65-70 ईयर के जो लोग होते हैं, दे आर मोर काम, एकदम से गुस्सा नहीं करते हैं, वो सोचकर समझकर फिर वो डिसाइड करते हैं क्या करना चाहिए। इसीलिए जो है आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी जो है आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन जो है वो आपको वो उस एज ग्रुप में देखेंगे जो 60s के आसपास के एज ग्रुप है। क्योंकि जब आप एक पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं तो यू शुड हैव ए प्रॉपर विजन। गुस्से में आके फैसला नहीं ले सकते आपको फैसला लेने के लिए सोचना, पूरे तर्कों के साथ सोच समझकर निर्णय लेना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम जस्ट अपोजिट के। अब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन की बात करते हैं हम ईस्ट्रोजन की बात करते हैं, और ईस्ट्रोजन का सोर्स क्या है, वो है ओवरीट के। फिर ओवरी में भी हम देखते हैं जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं तो वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो चुका होता है तो क्या होता है, कार्पस लुटियम बनता है। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों जो है वो उनका लेवल जो है बदलता रहता है, और ये फीमेल्स के पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा, देखिए आप देख रहे हैं ओवरी के अंदर कई सारे ओवरियन फॉलिकल भरे होते हैं बेटा, कई सारे जो है वो ओवरियन स्ट्रोमा होता है, उसमें कई सारे ओवरियन फॉलिकल होते हैं। ठीक है, और मैच्योर होता है ओवरियन फॉलिकल जो होता है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, देखिए प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल एंड द डेवलपिंग फॉलिकल, देन द मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम को बाहर रिलीज करता है, और रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल क्या बनता है, कार्पस लुटियम बनता है, और कार्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। जब कार्पस लुटियम खत्म हो जाता है तो वो कार्पस एल्बिकेंस बनता है, और ये पूरा का पूरा एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फीमेल हार्मोन्स के बारे में। मैंने आपसे कहा कि एंटर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, हमको मालूम है कि देखिए बात तो वही है, हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटर पिट्यूटरी से निकलता है एफएसएच और एलएच के। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फीमेल्स में क्या करता है कि वो इट स्टिमुलेट द फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरीज के। तो ओवरी के अंदर जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो जो फॉलिकुलर मैच्योरेशन जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो मैच्योरिंग जो डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं दे रिलीज द ईस्ट्रोजन के। तो ईस्ट्रोजन किससे निकलता है, वेरी वेरी आईएमपी, एकदम क्लैरिटी, दिमाग में एकदम क्लैरिटी रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। ईस्ट्रोजन किससे निकलता है, ईस्ट्रोजन निकलता है डेवलपिंग फॉलिकल से के। और ये फॉलिकल डेवलप किसके अफेक्ट में होते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, तभी तो नाम उसका एफएसएच के, व्हाइट इज कॉल्ड एफएसएच। इसको हम क्या बोले, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है किसके लिए, ये ईस्ट्रोजन को रिलीज करने के लिए और डेवलप होने के लिए के। फिर एलएच क्या काम करता है, एलएच जो होता है, याद है आपको एलएच सर्ज बताया था मैंने आपको के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे, 14वें दिन पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर एलएच का लेवल तेजी से बढ़ता है, और ये क्या काम करता है, ये ओवुलेशन में रोल प्ले करता है। के सर्ज कॉजेज ओवुलेशन। कहां पढ़ाया मैंने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बड़े ध्यान से पढ़ाया हुआ है। और जो लोग लेक्चर मिस करते हैं ना, तो वो मुझसे अब यहां आके ना बोले कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है के, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता आपकी हेल्प के। यदि आप विजिटर हैं, रैंडम घूमते फिरते आए हैं और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बेटा। आपको
सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा आपको। एक ट्रू बायोमेंट्रिक्स कमांडो वो है जो पूरा सीक्वेंस फॉलो करता है और लगातार जुड़ा हुआ है। 1 जून से बैच शुरू जुड़ा हुआ है, एक भी क्लास इसने मिस नहीं की है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, साथ में हर टेस्ट को देता है, डीबीपी को सॉल्व करता है, हर प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो वही तो कमांडो है। जो बीच में भाग गया, लौट के आया, भाग गया, तो वो कमांडो ट्रेनिंग से छुट्टी मार रहा है आदमी। तो छुट्टी मुट्टी की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे बेटा, समझ गए ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि आपको टच किया सफलता दिला दी, के कुछ बोला मंत्र सफलता मिल गई। मैं जस्ट कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं। मैं एक टीचर मात्र हूं, माध्यम मात्र हूं। जो करेंगे वो आप स्वयं करेंगे बेटा, है ना। चलिए, फिर एलएच क्या होता है बेटा, ये ओव्यूलेशन करने में रोल प्ले करता है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्पस लुटियम। के कार्पस लुटियम कैसे बनती है बेटा, तो जब एलएच हार्मोन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन करा देता है तो उसके बाद कार्पस लुटियम बनती है। तो कोई पूछता है आपसे कि कौन सा हार्मोन कार्पस लुटियम के बनने में रोल प्ले करता है, तो आंसर इसका है एलएच। यदि एलएच नहीं होगा तो ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, और ग्राफियन फॉलिकल जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा तब तक कार्पस लुटियम नहीं बन पाएगा। तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन के बनने की शुरुआत जो है वो एलएच के साथ होती है। यानी एलएच ने ओव्यूलेशन कराया, ग्राफियन फॉलिकल जो है कन्वर्ट हुआ कार्पस लुटियम में, और उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन बनने लगता है। ठीक है, अब ओवरी से निकलने वाले हार्मोन का नाम 2 हो गया। एक तो हो गया बेटा ईस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। के ईस्ट्रोजन कब निकल रहा है, पहले 14 डेज, फर्स्ट 14 डेज जो है ईस्ट्रोजन का मैक्सिमम लेवल होगा, उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है। देखिए आपके, इट थिकन्स द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम, इनहिबिट एफएसएच एंड एलएच फॉर मोस्ट ऑफ द साइकिल। के जो ईस्ट्रोजन का जो हायर लेवल होता है वो एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है। के इट स्टिमुलेट एफएसएच एंड एलएच रिलीज प्री ओवुलेशन के, और ओवुलेशन के ठीक पहले जो है क्या काम करता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल धीमे धीमे बढ़ रहा होता है, एकदम एक पीक लेवल पे नहीं होता, तब तक जो है वो एफएसएच और एलएच जो है वो इसको रिलीज करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन थिकन दी यूट्राइन लाइनिंग, प्रोजेस्टेरॉन यूट्राइन लाइनिंग को थिक करता है, बनाए रखता है स्टेबल स्कोर के, और ये भी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करता है एफएसएच का और एलएच का। ठीक है, देखिए आप फीडबैक कंट्रोल पता होना चाहिए हमको। क्या देख रहे हैं बेटा, हाइपोथैलेमस, उससे निकला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटरपिट्यूटरी पे जाके काम किया उसने, एफएसएच और एलएच निकला, ओवरी पे जाके काम किया, ओवरी पे जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है उनसे ईस्ट्रोजन निकला, ओवुलेशन के बाद जो कार्पस लुटियम बना उससे प्रोजेस्टेरॉन निकला। ठीक है, दोनों यूट्रस पे काम करें, दोनों यूट्रस पे काम करेंगे ये। ठीक है, जब ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगेगा तो ये नेगेटिव कंट्रोल करेगा साइकिल का। ठीक है, रोकेगा इसको यहाँ पे। ठीक है, जब इसका लेवल जो है वो घटने लगेगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्लियर। अब ओवरी, फीमेल्स हैव ए पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन द एब्डोमेन। की याद रखिएगा, फीमेल में ओवरी एब्डोमेन के अंदर होती है, जबकि मेल में टेस्टिकल जो होते हैं स्क्रॉटम के अंदर बाहर, बॉडी से एब्डोमेन से बाहर निकले होते हैं वो। ठीक है, ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस 1 ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल 1 ओवम रिलीज होता है। इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन कॉल्ड द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन। के ओवरी से स्टेरॉइडल नेचर के, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन भी एक स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। के जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, और स्टेरॉइड प्रकृति के हार्मोन जो होते हैं वो सीधा डीएनए को जाकर अफेक्ट करते हैं, वो सीधा न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं सेल से। ठीक है ना। जो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होंगे वो सेल मेम्ब्रेन पर जाएंगे, वहां से सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू इंफॉर्मेशन डीएनए को जाती है, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन सीधे डीएनए तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओवरी कंपोज्ड ऑफ ओविरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू। The estrogen is really synthesized and secreted mainly by the growing ovarian follicle। के जो डेवलपिंग या ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल होते हैं वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल, कौन सा, ग्राफियन फॉलिकल, कन्वर्टेड इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द कार्पस लुटियम। के ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट 14 डे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में को हम मानते हैं 28 दिन का, 28 डेज का मानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो पहले 14 डे जो है वो ईस्ट्रोजन डोमिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो जब धीमे से जब ओवुलेशन हो चुका होता है 14 दिन पे, उसके बाद धीमे धीमे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक है, देखिए आप ना, हम देख रहे हैं कैसे
प्रीमोर्डियल फॉलिकल, उससे प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, ग्राफिन फॉलिकल बना। तो इस अवस्था में ईस्ट्रोजन का लेवल धीमे धीमे बढ़ता है। फिर ओवुलेशन हुआ, यहाँ पे ओवुलेशन किसके प्रभाव में हुआ बेटा? एलएच सर्ज में हुआ, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट में हुआ के। उसके बाद क्या बन गया? कार्पस लुटेम बना, और कार्पस लुटेम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। और कार्पस लुटेम जब डिजेनरेट कर गया तो क्या बना? कार्पस एल्बिकेंस बनता है तब, ठीक है। Estrogen produce wide-ranging actions such as stimulation of growth and activities of the female secondary sex organ, ठीक है। Development of growing ovarian follicle, appearance of the female secondary sex characters, high pitch voice, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट। तो जो भी फीमेल बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चे के जो 8-10 साल के छोटे बच्चे होते हैं, मेल फीमेल, उनमें सेम एनर्जी लेवल होता है, एक समान के। दे इवन डोंट डिफरेंशिएट देम, कि वो मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते बच्चे के। लेकिन जब जो है वो लड़कियां जब प्यूबर्टी में, गर्ल्स जब प्यूबर्टी अटेंड करती हैं, तब उनकी बॉडी में कई सारे परिवर्तन होते हैं। दीज ऑल चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फीमेल सेक्स हार्मोन के। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, ब्रेस्ट इंलार्जमेंट होने लगता है, इसके अलावा आवाज पतली होने लगती है के, और बॉडी में पेल्विस वाला हिस्सा जो है वो धीमे धीमे ब्रॉडर होने लगता है। तो कुल मिलाकर जितने भी फेमाइन बॉडी के कैरेक्टर होते हैं वे सब जो है वो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट में डेवलप होते हैं। ईस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के। ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट होता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रभाव, जो इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन का जो है वो मेल पर होता है कि मेल अट्रैक्टेड टुवर्ड द फीमेल के, वैसे ही फीमेल में भी जो है वो ईस्ट्रोजन इफेक्ट करता है कि दे गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मेल, ठीक है। और ये डिफर करता है। और देखिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो है फीमेल्स में चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ईस्ट्रोजन का लेवल जो है कम या ज्यादा होता रहता है उसमें के, एंड ईस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है। तो जो मेल के प्रति जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स भी जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ऐसा जो है वो हार्मोन इफेक्ट, क्योंकि ये जो हार्मोन होते हैं ये सीएनएस को सीधा अफेक्ट करते हैं। तो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, ईस्ट्रोजन कैन रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के। प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन जो होता है बेसिकली ये वो हार्मोन होता है, यदि ओवुलेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस लुटेम मेंटेन रहेगा, तब कार्पस लुटेम को मेंटेन रखा जाएगा के। तो यदि जो है वो हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा कि प्रोजेस्टेरोन की तब रिक्वायरमेंट होगी, तो प्रोजेस्टेरोन बेसिकली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट the formation of the alveoli sac like structure which store milk and milk secretion के। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले करता है, और जो है वो बेसिकली जो है मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्वेoli जो थैली के समान स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर मिल्क स्टोर होता है, उनको भी जो है वो उनके बनने को भी प्रमोट करता है के। तो कुल मिलाकर ऑक्सीटोसिन हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, क्या हम बात करते हैं, उसके अलावा जो है वो प्रोजेस्टेरोन भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेमोरी ग्लैंड पर के मैच्योरेशन में, ठीक है। देखिए तो यदि हम देखें यहां पे कि फीमेल्स की लाइफ में हार्मोन्स जो है वो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल के। और जो है जैसे आप देखते हैं कि बिफोर मीनोपॉज, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तब फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इस प्रकार से होता है, आप देखेंगे कि यानी उस समय मतलब बिफोर हम बोले 50, मान लीजिए हमने कहा कि एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, हमने कहा 50 ईयर्स की एज में ये वेरी करती है उम्र, एज फिक्स नहीं होता कि वेरी करती है, किसी में 60 ईयर्स में भी होता है, किसी में 45 में भी हो जाता है कि, तो ये जेनेटिक हिस्ट्री होती है इसकी। तो मीनोपॉज की जो भी हमने रफली मान लिया 50 ईयर्स के, तो 50 ईयर्स में मीनोपॉज होता है, तो मीनोपॉज के बाद तेजी से हार्मोन लेवल जो है वो कम होने लगते हैं के। तो हमने क्या देखा कि बिफोर मीनोपॉज आप देखेंगे तो आप देखेंगे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हायर लेवल आपको जो है देखने मिलेगा के ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और मीनोपॉज के बाद चूंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का लेवल तेजी से नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे कि जो ओल्ड एज की लेडी होती हैं, महिलाएं होती है, उनकी कई बार वॉइस जो है थोड़ी सी वॉइस बदल जाती है कि जब वो यंग होती हैं तब उनकी वॉइस अलग होती है, और ओल्ड एज में वॉइस थोड़ी सी स्ट्रांग आती है, थोड़ी सी जो है वॉइस जो है वो कड़क बोलते हैं, कड़क आवाज जिसको बोलते हैं, वैसी वॉइस आती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात की हमने मेल और फीमेल जो है सेक्स हार्मोन के ऊपर बात की। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो सारे ने ऑलमोस्ट हमने एंडोक्राइन सारे पार्ट की बात किया पे। अब क्या कुछ ऐसे बॉडी में हिस्से हैं जो एंडोक्राइन टिपिकली एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल नहीं होते हैं और वहां से भी कोई हार्मोन निकलते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हार्मोन की ब्रॉडर डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कई बॉडी में ऐसे हिस्से भी होते हैं जहां से जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स निकलते हैं जो केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, और वो केमिकल मैसेंजर जो होते हैं वो वही
हार्मोन है, ठीक है, वे भी तो हार्मोन है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि हमने पढ़ा हुआ है, जब डाइजेशन पढ़ा तब हमने पढ़ा हुआ अच्छे से बेटा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें, वहां से गैस्ट्रिन निकलता है, सिक्रेटिन निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है, के गैस्ट्रिन कहां से निकला, स्टोमक से निकला, के फिर पेंक्रियास से पेंक्रियास से जो क्या निकला बेटा, फिर सिक्रेटिन हमने जो इस पे देखिए क्या होता है, मेंटा देखिए गैस्ट्रिन कहां से निकला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन निकला, के तो गैस्ट्रिन जो है, मैंने क्या कहा आपसे, गैस्ट्रिन जो है वो बेसिकली इसने क्या काम किया, इसने स्टोमक पे जाके काम किया, इसने के सिक्रेटिन ने पेंक्रियास पे काम किया, पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन बढ़ाया, उसके कोलेसिस्टोकाइनिन ने गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराया ताकि वाइल बाहर निकल सके यहाँ पेट के। तो हमने क्या कहा आपसे कि ये जो है ये स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, पेंक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर के, तो गैस्ट्रिन हुआ, के सिक्रेटिन हुआ, कोलेसिस्टोकाइनिन हुआ, तो बेसिकली ड्यूडेनम वाले हिस्सों से निकलते हैं, के देयर आर फ्यू हार्मोन दे आर आल्सो रिलीज फ्रॉम द स्टमक वॉल से, क्योंकि वॉल से भी वो रिलीज होते हैं, के तो ओवरऑल डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिटेल में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। हम इतना जानते हैं कि देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम नॉन एंडोक्राइन ऑर्गन आल्सो, ठीक है। किडनीज की बात करें हम, तो किडनी से इरिथ्रोपोइटिन निकलता है जो बोन मेरो पे जाके काम करता है और ब्लड के सिक्रेशन को, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, तो इरिथ्रोपोइटिन किससे निकलता है, किडनी से निकलता है, के इसके अलावा किडनी से निकलने वाला और क्या होता है, रेनिन, याद है रेनिन पढ़ा था के, तो इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है, बोन मेरो पे काम करता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, के इसके अलावा किडनी से निकलता है रेनिन और लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिन, के तो जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है ये बेसिकली किस पे काम करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, ब्लड वेसल पे काम करता है और एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ये, और ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है और जीएफआर को नॉर्मल करने में रोल प्ले करता है। क्लियर। हार्ट से क्या निकलता है, जब हार्ट से निकलता है एएनएच निकलता है, एट्रियल नाइट्रियोटिक हार्मोन निकलता है जिसको एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर भी कहते हैं, और ये किस पे काम करता है, किडनी पर, ब्लड वेसल पे काम करता है और ये सोडियम आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। तो कुल मिलाके जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हार्ट को अधिक लोड का सामना करना पड़ता है, तो हार्ट के ऊपर जब ब्लड का लोड बढ़ाता है तो हार्ट एक केमिकल रिलीज करता है, एएनएच कहते हैं, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर कहते हैं या एट्रियल नाइट्रियोटिक हार्मोन कहते हैं, जो सोडियम को रिलीज करता है किडनी से, और किडनी से सोडियम को बाहर रिलीज करोगे तो मोस्ट ऑफ द वाटर भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि सोडियम अपने साथ कई सारे वाटर मॉलिक्यूल को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी में क्या लिखा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यूज विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपके सही गलत स्टेटमेंट में बेटा ये स्टेटमेंट डला होता है, याद रखिएगा। हार्मोन्स हमेशा एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते हैं, कई नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनसे भी हार्मोन निकलते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, कि जिनको टिपिकली हम एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल नहीं करते हैं। जैसे कि जो हमारा हार्ट है उसकी एट्रियल वॉल, एट्रिया की जो वॉल होती है उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन निकलता है, पेप्टाइड हार्मोन निकलता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, उसे हम बोलते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं, उसको एएनएफ कहते हैं, विच सिक्रेट द ब्लड प्रेशर विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। कि क्या करता है बेटा, ये सोडियम को बाहर सिक्रेट कर देगा, रिलीज कर, किडनी से सोडियम को बाहर निकलवा देगा और ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। तो ये which decrease the blood pressure. When the blood pressure is increased, ANF is secreted which causes dilation of the blood vessel, this reduces the blood pressure। के तो ये हार्ट का एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है, तो वैसी कंडीशन में हार्ट क्या करता है, वो ANF को रिलीज करता है, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर को रिलीज करता है, जो ब्लड वेसल को ब्रॉडन कर देगा, किडनी से सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट कर देगा, कुल मिलाके फ्लूइड वॉल्यूम को कम करेंगे और आर्टरी को डायलेट कर देंगे, तो कुल मिलाके जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड इज रिलीज बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट। क्लियर। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में, ब्लड वॉल्यूम के कंट्रोल में कौन रोल प्ले करता है, तो मैंने आपसे कहा एडीएच के एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है बेटा, एंटी डायूरेटिक एडीएच। आपको बताया था कि जो एडीएच होता है बेसिकली कहां से निकलता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से निकलता है, वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये किडनी को, इट कॉजेस किडनी टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर, ये किडनी से वाटर को अधिक लेने को कोशिश करता है, कि ये वाटर के नहीं, ये बेसिकली यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, ऐसा बोल सकते हैं कि जो एडीएच है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है, वासोप्रेसिन भी कहते हैं, और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है, ठीक है।
एल्डोस्टेरोन किससे निकलता है? एल्डोस्टेरोन जो होता है बेसिकली बेटा ये किससे निकलता है? ये मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और सोडियम के और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, सोडियम के रिलीज को बाहर किडनी से बाहर निकलने को रोकता है और वाटर को भी जो है वो के बाहर निकलने को कम करता है। तो ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होते हैं ये बीपी को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड का रिटेंशन करते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है वो क्या काम करता है? वो भी जो है वो सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और वो ब्लड प्रेशर को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन एट्रियल नाइट्रियोटिक हार्मोन ये कहां से निकलता है? ये हमारे हार्ट से निकलता है और मेनली ये राइट एट्रियम से निकलता है और ये क्या काम करता है? ये सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है यूरिन में और ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल की जो सेल्स होती है ना, ब्लड वेसल की जो सेल्स होती है, हमारी जो ब्लड वेसल वॉल है उसमें भी सेल्स होती हैं और वो सेल्स से निकलता है नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है, इंपॉर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। ये भी ब्लड वेसल को डायलेट करने में रोल प्ले करता है। क्लियर? तो ये भी बीपी को कम करता है। क्लियर? तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये भी ब्लड वेसल की वॉल से निकलता है और ये भी बीपी को रिड्यूस करता है। तो ऐसे हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है, फिर द जक्स्टाग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन रिलीज करती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं और ये इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है। एंड मीनिंग ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी कि आरबीसी का बनना, जो आरबीसी के बनने को ये प्रमोट करता है। क्लियर? फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दिमाग में बात आती है कि किडनी से कुल कितने हार्मोन निकलते हैं? दो के तो नाम मालूम है हमको, एक तो रेनिन मालूम है, रेनिन निकलता है किडनी से, जक्स्टाग्लोमुलर सेल से निकलता है, दूसरा क्या? इरिथ्रोपोइटिन निकलता है। इसके अलावा एक और हार्मोन याद रखिएगा आपके, उसका नाम है कैल्सिट्रॉयल, वेरी इंपॉर्टेंट। के कैल्सिट्रॉयल जो होता है ये भी जो है किडनी से निकलता है और ये बेसिकली इट इज यदि हम इसकी बात करें तो बेसिकली क्या काम करता है बेटा? ये जो है विटामिन डी है ना, जो विटामिन डी का जो बॉडी में यूटिलाइजेशन, विटामिन डी का जो बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है उसको ये प्रमोट करता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज बेसिकली 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 के, तो ये विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म होता है। जो भी आपकी बॉडी में विटामिन डी जाता है ना, उस विटामिन डी को जो है किडनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है और वो किडनी चूंकि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे रिलीज करती है, किडनी की सेल्स जो है वो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलीज करती है और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कैल्सिट्रॉयल कहते हैं और ये भी एक प्रकार से हार्मोन की कैटेगरी में शामिल होता है। ठीक है, रेनिन जक्स्टाग्लोमुलर सेल से निकलता है और ये बेसिकली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का हिस्सा होता है जो कि जीएफआर को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। जीएफआर क्या होता है? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। और इरिथ्रोपोइटिन किससे निकलता है बेटा? ये निकलता है एक्स्ट्रा ग्लोमुलर मेसेंगियल सेल्स के, यानी जो ग्लोमुलस के बाहर जो मेसेंगियल सेल्स पाई जाती हैं, नेफ्रॉन के बाहर जो मेसेंगियल सेल पाई जाती हैं वो इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, इसके अलावा थ्रोम्बोपोइटिन भी निकलता है जो बेसिकली मेगा केरोसाइट, इट स्टिमुलेट मेगा केरोसाइट टू प्रोड्यूस प्लेटलेट, जो कि मेगा केरोसाइट को मोर प्लेटलेट के बनाने में रोल प्ले करता है। तो थ्रोम्बोपोइटिन भी जो है वो किडनी से ही रिलीज होता है, कम मात्रा में, लेसर अमाउंट में वहां से रिलीज होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम समझ गए बात करके। व्हाट आर द एंडोक्राइन लिंक्स ऑफ द किडनी? क्या समझ रहे थे आप किडनी को? किडनी जो है बहुत सारा काम कर रही है फिल्टर करने के अलावा। जो इरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकला, बोन मेरो के पास गया, आरबीसी का प्रोडक्शन किया इसने। ठीक है, जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है, ये विटामिन डी होता है, ये गट इंटेस्टाइन में जाता है और पूरी बॉडी में जो है वो विटामिन डी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, रेनिन जो होता है ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का हिस्सा होता है और ये जो है क्या करता है? ये वास्तव में जो है वो आपके एक तो रेनिन होता है ये एक तो डायरेक्ट भी काम करता है, साथ में वो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है के, और फिर एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करने में रोल प्ले करता है। क्लियर? फिर पैराथायरॉइड से निकलने वाला पैराथार्मोन जो होता है वो किडनी को अफेक्ट करता है और वो जो है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल के बनने में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फिर इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो वासोप्रेसिन है वो भी किडनी पर असर डालता है और किडनी पर असर डाल के क्या काम करता है? वो बेसिकली क्या काम करता है? वो जो है वो यूरिन को कॉन्संट्रेट करता है। जो पैराथार्मोन होता है वो कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है किडनी में जाके। ठीक है, फिर endocrine cells present in different part of the gastrointestinal tract secrete 4 major peptide hormone। 4 मेजर हार्मोन रिलीज होते हैं,
गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोल्सिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड के। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करता है और ये इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द एचसीएल एंड पेप्सिनोजन के। स्टमक के अंदर जो सिक्रेशन होते हैं उनको प्रमोट करने का काम होता है गैस्ट्रिन का के। तो गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और याद रखिए गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक की वॉल से ही निकलता है के। गैस्ट्रिन एक्ट ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द पेप्सिनोजन। ठीक है, देखिए ये जो गैस्ट्रिन है ना कहां से निकला, स्टमक की वॉल से ही निकलता है, देखिए निकला है ना, और इसकी वॉल पे काम करता है। ठीक है, क्लियर। गैस्ट्रिन होता है वो, क्योंकि देखिए सबसे पहले फूड किसके संपर्क में आता है, स्टमक के संपर्क में आता है। तो एसिड कब निकालना है, तो एसिड निकालने का कब जानकारी बेहतर तो स्टमक को होगी ना के। जैसे फूड अंदर आया तो उसको एसिड चाहिए या पेप्सिन चाहिए उसको के, तो गैस्ट्रिन स्टमक की वॉल से निकलता है और स्टमक की वॉल को ही स्टिमुलेट करता है जो है एचसीएल को रिलीज करने के लिए थ्रू द ऑक्जेंटिक सेल एंड टू रिलीज द पेप्सिनोजन। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है जो है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा ड्यूडेनम है वहां से सिक्रेटिन निकलता है, और ये सिक्रेटिन क्या काम करता है, ये जो है पैंक्रियास को मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है पैंक्रियास को, और पैंक्रियाटिक जूस के रिलीज को बढ़ाता है। फिर कोल्सिस्टोकाइनिन जो है वो कहां से निकलता है, ड्यूडेनम से कोल्सिस्टोकाइनिन निकलता है, और ये भी पैंक्रियास पे आके काम करता है और पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को ये भी प्रमोट करता है। साथ साथ में कोल्सिस्टोकाइनिन का एक बड़ा मेजर हिस्सा जाके काम करता है गॉल ब्लैडर पे जाके काम करता है और उससे जो है बाइल का रिलीज बढ़ाता है। ठीक है ना, क्लियर क्लियर। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब कभी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सिक्रेटिन है और कोल्सिस्टोकाइनिन होता है ये स्टमक के अंदर जो है वो इनहिबिटरी हार्मोन के रूप में काम करते हैं। स्टमक में ये इनहिबिशन करते हैं, ये तो उसको मिला के स्टमक में ये इनहिबिशन करते हैं और सिक्रेटिन और कोल्सिस्टोकाइनिन के। तो दे आर इनहिबिटरी फॉर द स्टमक एक्शन बट दे आर प्रमोटरी फॉर द पैंक्रियाटिक एक्शन एंड द गॉल ब्लैडर एक्शन, उसके लिए प्रमोटरी के समान ये काम करते हैं। क्लियर। सिक्रेटिन एक्ट ऑन दी एक्सोक्राइन पैंक्रियास, पैंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करता है सिक्रेटिन बेटा के, एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड द बाइकार्बोनेट आयन, इंपॉर्टेंट एकदम क्लियर नोट के, एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन की रिलीज को प्रमोट करता है के। कोल्सिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन बोथ पैंक्रियास एंड द गॉल ब्लैडर पे, दोनों पे काम करता है, एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड वाइल जूस रिस्पेक्टिवली के, एंड मेनली कोल्सिस्टोकाइनिन जो है पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करने में रोल प्ले करता है मेनली, और जो है इसका मेजर हिस्सा जो है वो जाता है गॉल ब्लैडर में जो वाइल के रिलीज में रोल प्ले करता है। तो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में कि सिक्रेटिन जो है वो बेसिकली बाइकार्बोनेट्स को रिलीज होने में और वाटर के रिलीज होने में रोल प्ले करता है। ये बाइकार्बोनेट और वाटर नहीं होंगे तो पैंक्रियाटिक जूस नहीं मिलेगा। पैंक्रियास के सिक्रेशन को हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और इस पैंक्रियाटिक जूस में कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो उन एंजाइम्स को प्रॉपर रिलीज करने के लिए जो है वो क्या होता है, वाटर की बाइकार्बोनेट आयन की रिक्वायरमेंट होती है जो सिक्रेटिन से निकलता है, तभी इसका नाम सिक्रेटिन है, सिक्रेशन को बढ़ा रहा है वो के। और कोल्सिस्टोकाइनिन जो है वो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम को, पैंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज को प्रमोट करता है, साथ में गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वाइल को रिलीज कराएगा। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है ये क्या काम करता है, ये स्टमक गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, स्टमक के अंदर जो एसिड का सिक्रेशन उसको कम करता है, मोटिलिटी को कम करता है के। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रेट दी हार्मोन कॉल्ड दी ग्रोथ फैक्टर, वो भी रिलीज करते हैं। ठीक है, these factors are essential for the normal growth of tissues and their repairing and regeneration के। तो कई सारे बॉडी में, हमारी बॉडी में कई सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं, वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करते रहते हैं जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं केमिकल्स को, और वो बॉडी की ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और आज भी हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो कुल मिला के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हुआ, किडनी एंड लिवर हुआ और हार्ट हुआ, तो इसका पूरा चार्ट हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है कि इसमें क्या हार्मोन निकलते हैं, क्या मेन टारगेट ऑर्गन है और क्या इसका प्राइमरी एक्शन है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के, हार्मोन काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क, कैसे हार्मोन काम करता है। तो मैंने आपको एक आइडिया शुरू में ही दिया था, मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के हार्मोन नेचुरली है, एक तो वो जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेकंड मैसेंजर काम करते हैं, एक वो जो सीधा डीएनए तक पहुंचकर काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज by binding to a specific protein called hormone receptors located on the target tissue only के। देखिए, हार्मोन
टारगेट टिश्यू को कैसे पहचानते हैं? क्योंकि वो अपने रिसेप्टर को जानते हैं उठ के, और रिसेप्टर को जानकर उससे वो जुड़ते हैं और जो है उस टारगेट टिश्यू पर वो काम करते हैं के। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के। याद रखिए कि ऐसे हार्मोन रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं टारगेट सेल का मतलब जिस पर जाकर हार्मोन काम करता है वो टारगेट सेल है, ठीक है ना बेटा। तो टारगेट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो होते हैं हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे बेटा, ठीक है। एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के। कई बार अब देखो ध्यान से, वेरी वेरी आईएमपी। जनरली हमारे दिमाग में एक इमेज बना हुआ है, कि रिसेप्टर केवल सेल मेम्ब्रेन पर हो सकता है। नहीं, कई हार्मोन ऐसे होते हैं उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन से अंदर साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और वो डीएनए तक हार्मोन को लेकर जाते हैं। तो हमने क्या कहा हमने कहा यहां पे कि हार्मोन रिसेप्टर जो होते हैं वो टारगेट सेल में सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, तो उनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बेटा बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। और जो सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस तक लेके आते हैं, ये हार्मोन को न्यूक्लियस तक लेके आते हैं। एक कॉमन फंडा दिमाग में रखो, जो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होगा, जो प्रोटीनस नेचर का हार्मोन होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से काम कराएगा, और जो स्टेरॉयडल नेचर का हार्मोन होगा, जो स्टेरॉयडल प्रकृति का हार्मोन होगा, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से काम करवाएगा, ठीक है। देखिए, बाइंडिंग ऑफ ए हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर आर स्पेसिफिक। याद रखिए, कोई भी रिसेप्टर कभी बेईमानी नहीं करता है, जो रिसेप्टर जिस हार्मोन के लिए होता है उसी हार्मोन से वो जुड़ता है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू के। जब कभी भी हार्मोन और रिसेप्टर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उससे सेल के अंदर बायोकेमिकल लेवल, कोशिका में, सेल में बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर, बायोकेमिकल लेवल पर परिवर्तन होता है। मतलब कोई साइकिल जो चल रही है सेल के अंदर वो अफेक्ट हो जाती है, सेल के अंदर कोई केमिकल प्रोसेस को मॉड्यूलेट कर जाता है, बढ़ा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो भी इफेक्ट उसका होता है वो बायोकेमिकल लेवल पर होता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन के। कुल मिलाकर हार्मोन क्या काम करता है? हार्मोन टारगेट टिश्यू पर जाकर उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जो वो काम कर रहा होता है उसको वो अफेक्ट करता है। क्लियर? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर द हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स के। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन्स को हम कुछ समूह में बांट सकते हैं। देखो, दो तो आपको अच्छे से क्लियर है, एक तो प्रोटीन नेचर के होते हैं, दूसरे होते हैं कैसे? स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। तो मैंने पहला कहा आपसे पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, एक ही बात है। एक सिंगल चेन है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। फिर एक चेन, एक से अधिक चेन उसके अंदर प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है तो वो प्रोटीनस हार्मोन हो गया, जैसे कि इंसुलिन हुआ, ग्लूकेगॉन हुआ। अब देखो, इंसुलिन में दो पेप्टाइड चेन होती है, अल्फा एंड बीटा चेन। ग्लूकेगॉन में एक सिंगल चेन होती है, ठीक है। देन पिट्यूटरी हार्मोन्स हुए, प्रोटीन होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन हुए, प्रोटीन नेचर होते हैं। तो वेरी वेरी आईएमपी, ये मैच करने को आता है, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, आप ये मत सोचना कि सारे एग्जाम नीट हो गए हैं तो सब कुछ लड्डू हो जाएगा एकदम के। बिल्कुल दिमाग में यानी हमको तैयारी, आज भी हमको तैयारी एम्स के लेवल पे ही करनी है के। आज भी हमको तैयारी एम्स के जिपमर के लेवल पर ही करनी है, चाहे वो नीट में जो है वो लेवल जो भी हो, क्योंकि हमको पता नहीं है, अभी हमको किसी को नहीं मालूम है कि क्या एग्जैक्ट लेवल 90 का होना चाहिए एग्जाम के अंदर के। हम सब जो है सब लोग अपने अंदाज को, किसने बात किया, उनसे कौन पेपर बनाना, हमको किसको मालूम भाई, ठीक है। तो अपना लेवल थोड़ा सा ठीक रखेंगे ना हम, तो गलती नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जो हाँ क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी ही है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैथ्स पता कॉलम करने को पूछेंगे आपसे, के राइट स्टेटमेंट पूछेंगे आपसे, तो हमको एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन की बात करते हैं। कौन से हार्मोन स्टेरॉयड होते हैं? मैंने आपसे कहा कि जो प्रोजेस्टेरॉन हुआ, ईस्ट्रोजन हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुआ, कॉर्टिसोल हुआ, ये सब वेल नोन स्टेरॉयडल हार्मोन के, ये दे आर वेरी वेल नोन स्टेरॉयडल हार्मोन के। तो कॉर्टिसोल हुआ, टेस्टोस्टेरोन हुए, ईस्ट्रोडियोल हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ, दे आर दी स्टेरॉयडल हार्मोन के। फिर
थायराइड के हार्मोन जो होते हैं वो आयोडोथायरोडिन होते हैं, मतलब इनमें आयोडीन इज ए लाइक ए कॉम्प्लेक्स के, इनमें टायरोसिन, जो टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव, ये किसके होते हैं, ये टायरोसिन एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं जिनमें आयोडीन अटैच होता है, ठीक है। फिर इपिनेफ्रिन इज ऑल्सो एमिनो एसिड डेरिवेटिव, इपिनेफ्रिन भी एमिनो एसिड का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल, वेरी वेरी हैप्पी। मैंने आपसे कहा ना कि वे हार्मोन जो प्रोटीन प्रकृति के जनरली होते हैं वे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से एक्ट कराते हैं और मेम्ब्रेन पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे और मेम्ब्रेन से डीएनए तक इंफॉर्मेशन लेके आएगा सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल के। तो ऐसी कंडीशन में आप प्राइमरी मैसेंजर किसको बोलोगे, आप हार्मोन को बोलोगे प्राइमरी मैसेंजर के। और सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल क्या होता है, वो होता है साइक्लिक एएमपी होता है, कैल्शियम आयन होता है, ठीक है ना। देखते हैं, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर जो कि क्या होता है, साइक्लिक एएमपी होता है, IP3 होता है, कैल्शियम आयन होता है के, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। याद रखना के सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है साइक्लिक एएमपी के। साइक्लिक एएमपी बनता है एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज, एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज के, साइक्लेज ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी को सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल कहते हैं, सबसे कॉमन है। सेकंड नंबर पे कैल्शियम आयन, देन दी IP3, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, देखिए ध्यान से इमेज को बड़े ध्यान से देखिएगा, जो नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं दे आर द फर्स्ट मैसेंजर, बाइंड विद द रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे जाकर जुड़ जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है जो एक्टिवेट करता है मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एक प्रोटीन होता है, उसको जी प्रोटीन कहते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन क्या काम करता है, वो साइक्लिक एएमपी के बनने को एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है और ये एडिनाइलेट साइक्लेज का काम करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है और ये साइक्लिक एएमपी जो है वो डीएनए से जाके जो है वो एक्ट कर सकता है, ठीक है, डीएनए को इन्फॉर्म कर सकता है। तो साइक्लिक एएमपी द सेकंड मैसेंजर ऑफ द सेल, ठीक है। देखिए ध्यान से, और याद रखना ये जनरली नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन ऐसा करते हैं। तो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन जो है फर्स्ट मैसेंजर है, जुड़ा जाके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर से, फिर उससे क्या हुआ, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ द जी प्रोटीन और फिर एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया जो कि सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल होता है, ठीक है, क्लियर। देखिए आप ना, हम देखें ये हमारा जो है वो एनसीईआरटी में इमेज दिखा कि ये दिस इज द एनसीईआरटी इमेज, और याद रखना था एनसीईआरटी का इमेज एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है वो प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन होते हैं। The hormones from the pituitary gland are basically the protein nature hormone, ठीक है। तो FSH आया, रिसेप्टर पे आया, रिस्पॉन्स 1 जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे वहां पर बन गया साइक्लिक एएमपी बन गया या कैल्शियम आयन बन गया, उससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ठीक है, और उससे फिर फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हुआ, असर देखने मिला हमें, ठीक है ना। तो कुल मिला के सेकेंड मैसेंजर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग दी सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। फिर हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद दी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ऐसे हार्मोन जो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं, आइडोथायरोडिन नेचर के होते हैं, मतलब थायराइड के हार्मोन भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर नहीं उड़ते, वो सेल के सीधा अंदर इंटर करते हैं। थायराइड के हार्मोन भी जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से जुड़ के काम करते हैं, ठीक है। और स्टेरॉइड हार्मोन तो काम करते ही हैं साथ के, मोस्टली रेगुलेट दी जीन एक्सप्रेशन। ये किसको असर करते हो, मैंने कहा ना सीधा डीएनए के पास जाते हैं, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, के याद रखना। यानी थायराइड की पहुंच, थायराइड की बड़ी पहुंच है, थायराइड के जो थायरॉक्सिन है उसकी बड़ी गहरी पूछ परख है, जो मेल फीमेल सेक्स हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, इनकी गहरी पहुंच है, ये सीधा डीएनए को जाके बात करते हैं। बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है वो मेम्ब्रेन पे आके बोलते हैं भैया देखो हमको भेजा है पिट्यूटरी ग्लैंड ने, कुछ काम कर लो, तो सेकंड मैसेंजर अंदर जाएगा काम करने के लिए। तो जो थायराइड के ग्लैंड के हार्मोन थायरॉक्सिन के हुए, T3 T4 हुआ, फिर कॉर्टिसोल हुआ, ठीक है, फिर इसके अलावा हमने आपसे कहा कि जो एनाबॉलिक हार्मोन हुआ, जैसे हमने कहा एंड्रोजन हुआ, ईस्ट्रोजन हुआ, ये सब के सब जो है वो जीन एक्सप्रेशन में सीधा अपना असर डालते हैं, ठीक है। क्युमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट्स इन द फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट के, और ये डेवलपमेंटल इफेक्ट पर जो फिजियोलॉजी है और डेवलपमेंट उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन है सीधा सेल के अंदर आते हैं,
सीधा पहुंचे साइटोप्लाज्मेट के और वहां पे जाके क्या कर रहे हैं वो सीधा न्यूक्लियस पे जाके जो देखिए रिसेप्टर इंटर नहीं, ये इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर के सेल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर से जुड़ते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है और सीधा न्यूक्लियस को जाके ये उसके ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे जाके न्यूक्लियस को अफेक्ट करता है, डीएनए को जीनोम को अफेक्ट करते हैं और सीधा डीएनए का एक्सप्रेशन ये प्रभावित करते हैं। दे अफेक्ट दी डीएनए एक्सप्रेशन। क्लियर? देखिए आप ना, ठीक है बेटा, आई बात समझ में? है ना इंटरेस्टिंग कैसे हार्मोन काम करता है। अब देखो आपके एनसीईआरटी के अंदर कैसा दे रखा है, हार्मोन है, ठीक है, ईस्ट्रोजन सीधा न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या किया उसने, हार्मोन जो सेल के अंदर प्रेजेंट जो इंट्रासेलुलर सेलुलर रिसेप्टर था उससे जुड़ा हुआ उठ के और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना और इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने जीनोम को अफेक्ट किया उसने और जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को सीधा सीधा प्रभावित किया उसने कि क्या जीन का हिस्सा एक्सप्रेस होना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उसको उसने सीधा कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पूरा होता है, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन पूरा होता है। और यहां पर इस जगह पर आकर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को वर्ड टू वर्ड ने एनसीईआरटी का एक लाइन, एक सिंगल वर्ड, एक इमेज कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। और बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी काफी कुछ पढ़ा हमने और काफी दिन से हम पढ़ रहे थे। और यही जूलॉजी है एक्चुअली, जो नीट के अंदर जो जूलॉजी है वो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी तो है, पूरा कवर किया नीट के। और अब हमें क्या करना है, अब हमें खूब सारे एमसीक्यू लगाने के। मैं आपके टेस्ट लेता रहूंगा इसके ऊपर और आप देखिएगा मैं अब जब भी टेस्ट लूंगा मैं आपके चैप्टर जो है मैं पूरा कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई बार मैं आपके टेस्ट लूंगा और कैलेंडर में देखिएगा टेस्ट आपको मिलेगा इस तरह का। तो हमें खूब सारे एमसीक्यू लगाना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसके बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं अगला हिस्सा वो है प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। तो प्लांट फिजियोलॉजी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी के। तो याद रखना बेटा, ये भूलना नहीं है, जो कवर हो गया है ना उसको भूलना नहीं है, उसको एकदम दिमाग में रखना है ना, क्योंकि डॉक्टर बनेंगे तो ये सब तो काम आएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.